नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था, आप हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, अगर हम आपको याद दिलाना चाहें तो चैप्टर का नाम था हमारा पाचन तथा पोषण, यानी डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। ये हमारे चैप्टर का नाम था। और अगर हम आगे की बात करें कि हमने कहाँ तक यहाँ पर पढ़ लिया था, तो हमने पढ़ लिया था मुख गुहा के बारे में, यानी मुख गुहा के बारे में, बकल कैविटी के बारे में पूरा हो गया था। ग्रसनी तथा ग्रास नली के बारे में हमने पढ़ लिया था, नहीं ऑइसोफेगस के बारे में पढ़ लिया था हमने। और उसके बाद हमने पढ़ लिया था आमाशय के विषय में। आमाशय में हमने पढ़ा था कि आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कार्डियक। कार्डियक में क्या होता है, HCl का श्रावण होता है, अगर आपको याद हो। और HCl का काम क्या होता है, हमारे भोजन में जो भी बैक्टीरियाज हैं उनको किल करना, यानी जीवाणुरोधी का कार्य होता है, तथा भोजन को एसिडिक बनाना इसका कार्य होता है। दूसरा हमारा कौन सा भाग था, फॉन्डिक। और फॉन्डिक का में हमने बताया था क्या एक संरचना पाई जाती है जिसको हम रूजी कहते हैं। और रूजी नामक संरचना जो होती है उसका मेन मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को ज़्यादा समय तक हमारे आमाशय में रखना इसका मुख्य कार्य होता है। क्योंकि भोजन ज़्यादा तक समय तक हमारे आमाशय में रहेगा तभी सभी संपूर्ण पोषक पदार्थों का पाचन पॉसिबल है। उसके बाद फिर यहाँ फॉन्डिक से भोजन हमारे सबसे लास्ट वाले पार्ट, यानी जिसको हम पाइलोरिक कहते हैं, पाइलोरिक में आता है। और पाइलोरिक में होती हैं जठर ग्रंथियाँ। ये सारा हमने पढ़ा चुके हैं, एक बार आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। और पाइलोरिक में ही होती है जठर ग्रंथियाँ, और जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं, जठर रस का निर्माण करती हैं। और इसका भी काम होता है भोजन को एसिडिक बनाना, यानी अभी तक भोजन एसिडिक बन रहा था। उसके बाद हमको आज पढ़ना था, हमको दो अपना, एक स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको छोटी आंत कहते हैं, दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं। ये दोनों संरचनाएं पढ़नी है। यानी कि हमारा क्या क्या हो गया था, भोजन मुख गुहा में गया था, मुख गुहा से ग्रसनी तथा ग्रास नली, यानी ग्रसनी में, फिर ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ पर गया है, आमाशय में, यानी यहाँ आमाशय तक हो गया था। उसके बाद से आप यहाँ देखेंगे छोटी आंत, और छोटी आंत में हमारे 3 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से भाग अगर हम जानना चाहें तो पहला भाग होता है ग्रहणी, जिसको इंग्लिश में डिओडेनम कहते हैं। दूसरा भाग होता है मध्यांत्र, जिसको हम जेजुनम कहते हैं। और तीसरा भाग होता है शेषांत्र, जिसको कि हम इलियम कहते हैं। अब एक एक भाग के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रहणी जो होता है वो सबसे पहला भाग होता है, यानी छोटी आंत का पहला भाग होता है ग्रहणी। यानी हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा आमाशय होता है इसका जो लास्ट छोर होता है वो ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है। और अगर पूछा जाए आमाशय का पहला छोर किससे जुड़ा हुआ होता है, तो पहला छोर जुड़ा होता है इसका हमारा ग्रास नली से। यानी अगर पूछा जाए आमाशय कहाँ उपस्थित होता है, तो आमाशय ग्रास नली तथा ग्रहणी, यानी कि ऑइसोफेगस और आपका डिओडेनम के मध्य हमारा स्टमक, यानी कि आमाशय उपस्थित होता है। अब बात कर लेते हैं छोटी आंत की। तो छोटी आंत में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हमको जानना होगा। तो पहला भाग होता है ग्रहणी, जिसको डिओडेनम कहते हैं। और मनुष्यों का अगर पूछा जाए कि पाचन कहाँ पर पूर्ण हो जाता है, यानी कि हमारे आहार नाल के किस भाग में मनुष्यों का पाचन पूर्ण हो जाता है, तो ये जो हमारा छोटी आंत का पहला भाग हमको ये दिख रहा है, पहला भाग ग्रहणी, यानी ग्रहणी में ही मनुष्यों का भोजन जो होता है वो पूरी तरीके से पच जाता है। हम ये कह सकते हैं ग्रहणी, या हम कह सकते हैं छोटी आंत में के शेषांत्र में, यानी शेषांत्र यानी लास्ट वाला पार्ट जो होता है। यानी अगर पूछा जाए कहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और ऑप्शन में बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, इस तरह के ऑप्शन दिए, तो हम बताएंगे कि छोटी आंत में भोजन हमारा पूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर छोटी आंत का भाग पूछ लिया जाए तो इलियम, यानी कि लास्ट छोटी आंत का जो अंतिम भाग यानी शेषांत्र यानी इलियम है, वहाँ पर मनुष्य का पाचन पूर्ण हो जाता है। ग्रहणी की बात करें, अगर पूछा जाए बताओ भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है, तो ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन हो जाता है। और अगर पूछा जाए बताओ प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है, तो हमारे आमाशय में प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है। लेकिन अगर भोजन का सर्वाधिक पाचन पूछा जाए तो भोजन का सर्वाधिक पाचन कंप्लीट होता है हमारे ग्रहणी में, और प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है हमारे आमाशय में। अब हम मध्यांत्र की बात कर लेते हैं और शेषांत्र की। तो मध्यांत्र और शेषांत्र ये भी छोटी आंत के ही भाग हैं। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अब भोजन का अवशोषण होता है, पूर्ण पाचन होता है, भोजन का अवशोषण होता है। तो शेषांत्र की बात करें तो यहाँ पर मनुष्यों का पाचन हमारा जाकर के पूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए बताओ शाकाहारी जंतुओं का पाचन कहाँ पर पूर्ण होता है, तो शाकाहारी जंतुओं का पाचन पूर्ण होता है बड़ी आंत का जो पहला भाग है जिसको हम सीकम कहते हैं। तो बड़ी आंत का पहला भाग
सीकम है, यहाँ पर शाकाहारी जंतुओं का पाचन जाकर पूर्ण होता है। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि शाकाहारी जंतु ज़्यादातर उपयोग करते हैं अपने भोजन में सेल्यूलोज का, क्योंकि घास फूस खाते हैं उसमें सेल्यूलोज ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनका पाचन जाकर कंप्लीट होता है सीकम में, क्योंकि सीकम में सेल्यूलोज को पचाने वाली एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। अगर हम अपेंडिक्स की बात करें तो मनुष्यों में भी अपेंडिक्स पाया जाता है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे वो भी सेल्यूलोज का बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे अपने भोजन में, तो हमारे अंदर भी सेल्यूलोज को पचाने वाली संरचना थी, यानी है भी। लेकिन जिस समय सेल्यूलोज को हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पचाते थे उस समय हमारा सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा सक्रिय था, यानी एक्टिव था, काम करता था। लेकिन धीरे धीरे हमने सेल्यूलोज का सेवन कम कर दिया है, तो हमारे मनुष्य के अंदर अंगों में, सब अंगों में खास बात होती है, हम जिन अंगों का उपयोग लगातार करते रहते हैं उन अंगों का साइज़ और उनकी सक्रियता दोनों लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे जैसे उनका उपयोग कम होता है वैसे वैसे उनकी सक्रियता भी कम हो जाती है, साइज़ भी, आकार भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वही काम अपेंडिक्स के साथ हुआ है हमारे साथ, क्योंकि अब हम सेल्यूलोज नहीं खा रहे हैं, सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो रहा है, तो अपेंडिक्स का काम अब हमारे शरीर के अंदर नहीं रह गया है। तो अब अपेंडिक्स हमारे अंदर हो गया है अवशेषी अंग, क्योंकि अब जो है सेलुलोज को हम नहीं पचा रहे हैं तो अपेंडिक्स का कोई काम ही नहीं रह गया। तो धीरे धीरे अपेंडिक्स हमारे अंदर अवशेषी अंग के रूप में काम, यानी अब हम कह सकते हैं कि ये निष्क्रिय हो चुका है, यानी कि इसका काम जो है पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। लेकिन क्योंकि हमारे पूर्वजों में था तो अभी भी हमारे अंदर ये चल रहा है उपस्थित है। लेकिन शाकाहारी जंतुओं में इसका काम पूरी तरीके से भी चल रहा है, क्योंकि शाकाहारी जो जंतु हैं वो पूरी तरीके से सेलुलोज का उपयोग कर रहे हैं, सेलुलोज को अपने भोजन में शामिल करते हैं, तो इसलिए उनमें सेलुलोज का पाचन होता है। तो उनका पाचन जाकर पूर्ण होता है कहाँ पर? सीकम में। शाकाहारी आता है एग्जाम में, शाकाहारी जंतुओं का पाचन कहाँ पर पूर्ण होता है? तो शाकाहारी जंतुओं का पाचन जाकर पूर्ण होता है सीकम में। अब बात कर लेते हैं बृहदांत्र और मलाशय। तो आप बड़ी आंत में आप मोस्टली देखेंगे इसका अगर मुख्य काम पूछा जाए, अगर हमारे अंदर पूछा जाए बड़ी आंत का क्या काम है, तो यहाँ पर अवशोषण का काम होता है, अवशोषण, और यहाँ पर काम होता है स्वांगीकरण का। अब बात कर लेते हैं स्वांगीकरण क्या होता है। तो छोटी आंत में हमने कहा पाचन पूर्ण हो गया, उसके बाद अपचित भोज्य पदार्थ कहाँ पर गया है? हमारा जो भोजन, जो बचा हुआ भोजन है वो सब कहाँ गया? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में, क्योंकि छोटी आंत में पाचन तो हो गया, बड़ी आंत में जब भोजन गया तो वहाँ क्या काम हो रहा है? वहाँ पर जो हमारे भोजन में उपस्थित जो जल है उसका पुनर्अवशोषण हो रहा है, यानी कि जल अवशोषित होकर, क्योंकि सारा जल भी अगर हमारे सभी पाचन प्रक्रिया मान लीजिए हुई और पूरा जल भी अगर चला गया, तो क्योंकि अभी जल का तो हमारे अंदर बहुत काम है ना, यानी हमने जल लिया और सारा जल अगर हम बाहर निकल जाएगा तब तो जल की हमारे अंदर कमी हो जाएगी। तो यानी भोजन का पाचन तो हुआ लेकिन जल का अवशोषण भी होना बहुत आवश्यक है। तो जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण हुआ। अब स्वांगीकरण क्या होता है अगर देखा जाए तो स्वांगीकरण होता है क्या कि समस्त पोषक पदार्थों का, या फिर हम कह सकते हैं भोजन में उपस्थित अवयव का रुधिर के द्वारा हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचना ही कहलाता है क्या? स्वांगीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। ये है हमारा एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है अगर पूछा जाए तो एसिमिलेशन का मतलब पोषक पदार्थ यहाँ तक तो आ गया, लेकिन क्या पोषक पदार्थों की आवश्यकता केवल यही है? पोषक पदार्थ की आवश्यकता तो हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं को है, क्योंकि हमारे समस्त कोशिकाओं को ग्रोथ और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए पोषक पदार्थ तो हमको मिल गया, लेकिन इन पोषक पदार्थों को हमारे समस्त शरीर में पहुंचना है, और समस्त शरीर में हमारा रुधिर संचरित होता है। तो यहाँ से पोषक पदार्थों को जो रुधिर है वो आता है, लेता है और समस्त कोशिकाओं तक पहुँचाता है। हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं तक इन पोषक पदार्थों का पहुँचना ही कहलाता है क्या? स्वांगीकरण। तो इस तरह से पूरा पाचन हमारा हो जाता है, स्वांगीकरण हो गया। अब जो अपचित भोज्य पदार्थ है वो जो बड़ी आंत का सबसे लास्ट वाला भाग जिसको हम मलाशय कहते हैं, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेक्टम, आकर यहाँ पर रेक्टम में इकट्ठा होता है और रेक्टम में समय समय से अपचित भोज्य पदार्थ बाहर निकलता है। तो इस तरह से हमारा ये पाचन चैप्टर कंप्लीट हुआ। पोषण आपको बताया जा चुका था, स्वपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं। परपोषी में कई भाग बताए गए थे जो एग्जाम में आता है कि अपर्दाहारी क्या है, कैनिबल क्या है, और जैसे कैप्रोफैगी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। अब आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक बचा है और वो है आपका भोजन का अवयव। अगर आपको याद हो तो आपका हमने एक सिलेबस बताया हुआ था, वहाँ पे हमने बताया था कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। अब आपका अगले वीडियो में हम बताएंगे कि भोजन के अवयव के बारे में, यानी कि एग्ज़ाम में आज तक कार्बोहाइड्रेट से जितने क्वेश्चंस आए हैं, विटामिन से जितने आए हैं, प्रोटीन से जितने आए हैं, फैट से जितने आए हैं, जल से जितने क्वेश्चंस आए हैं, यानी जो भी हमारे भोजन के तत्व हैं या फिर संतुलित आहार जो हमारे हैं, उनके विषय में अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।